हेलो दोस्तों, तो आज के दिन मैं आप लोगों के लिए वर्ड डिफाइंग डैन गॉड का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि याओ फैमिली के यंग मास्टर के कहने पर हम देखते हैं कि शन यीहान ने असर चेंट यारहो को लीडर की पोजीशन के लिए फाइट करने के लिए चैलेंज किया, मगर वो फेयर फाइट नहीं करना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपने साथी की मदद से एक डिमोनिक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए चेंट यारहो की बॉडी में डिमोनिक एनर्जी इंजेक्ट कर दी थी, जिसकी वजह से शेंग जियान का फादर हार जाता है। शेंग जियान तो ये देखकर गुस्से से पागल होने लगा। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि यीहान ने धोखे से मेरे फादर को हराया, इसलिए वो अपने फादर की जगह बैटल करने को तैयार हो जाता है, ये जानते हुए भी कि मास्टर यीहान उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कई देर तक लगातार बैटल करने के बाद शेंग जियान की हालत काफी जरा खराब हो चुकी थी। उसके दोनों हाथ बुरी तरीके से टूट चुके थे और वो बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो चुका था, मगर फिर भी वो हार नहीं मान रहा। वो किसी भी कीमत में अपने फादर के लिए इस बैटल को जीतना चाहता था। मिस यूमी ने भी यहाँ पर शेंग जियान की इस मोटिवेशन को देख लिया, इसलिए वो अपनी आखिरी बची कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी भी इस्तेमाल करके यहाँ शेंग जियान को किस करते हुए अपनी पावर्स उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। मिस यूमी की टेरिफाइंग पावर्स की वजह से हम देखते हैं कि अचानक से शेंग जियान पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ शेंग जियान पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसकी बॉडी पर अजीब तरह से पैटर्न आ चुके थे और उसकी फ्लेम पावर्स तो काफी जरा खतरनाक तरीके से यह अरीना में चारों तरफ फैल रही थी। सब लोग ही उसकी इस टेरिफाइंग रूप को देखकर काफी जरा हैरान दिखाई दे रहे थे। मिस सू जियान तो यहाँ पर शेंग जियान को जिंदा देखकर काफी जरा खुश हो गई, जबकि मास्टर यीहान को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ शेंग जियान धीरे धीरे से मास्टर यीहान की तरफ बढ़ने लगता है। ग्रेट एल्डर भी ये सब देखते हुए कह रहे थे कि इस लड़के का ऑरा कितना ज्यादा टेरिफाइंग महसूस हो रहा है, हमें इस लड़के को जल्दी से जल्दी मारना होगा, वरना ये लड़का हमारे लिए फ्यूचर में और भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। दूसरी तरफ मास्टर यीहान भी बिल्कुल ऐसे ही सोच रहा था और इसलिए हम देखते हैं कि वो अपनी सारी की सारी ताकत इकट्ठा करते हुए अपने आइस स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ शेंग जियान पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर शेंग जियान की फ्लेम पावर इस वक्त इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि वो आइस स्पाइक्स तो यहाँ शेंग जियान के सामने की तरफ आते ही खुद ब खुद ही पिघल कर गायब होने लगे। अपने अटैक को इस तरह से नाकामयाब हो तो वो देखकर हम देखते हैं कि यीहान ने फौरन से अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए एक बहुत बड़ा आइस स्काई ब्लेड टेक्निक क्रिएट कर दिया था, जिसे देखकर तो सब लोगों का मुंह खुला की खुला रह जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर यीहान ने उस बड़ी सी आइस सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए शेंग जियान पर अटैक करने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ शेंग जियान तो बिना अपनी जगह से हिले, बस सिर्फ कुल तरीके से उस तलवार की तरफ देखता है और वो तलवार पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है। इवन की उस झटके की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर यीहान भी उड़ते हुए पीछे की तरफ आ गिरा। दूसरी तरफ शेंग जियान इसी तरह से धीरे धीरे सामने की तरफ चलता हुआ आ रहा है। ये देखकर मास्टर यीहान उसे रोकने के लिए अपनी आइस पावर को इकट्ठा करते हुए तीन बड़े बड़े आइस टोर्नेडोज वहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए शेंग जियान पर हमला करना चाहता था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंग जियान ने तो कुल तरीके से बस सिर्फ एक ही हाथ का इशारा किया और इसी के साथ वो आइस टोर्नेडोज यहाँ फ्लेम टोर्नेडोज में कन्वर्ट हो गए, जबकि साथ ही साथ उनका साइज भी पहले से इंक्रीज हो चुका था। इस टाइम पर शेंग जियान इतना ज्यादा पावरफुल और कूल दिखाई दे रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ का मुकाबला करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। मास्टर यीहान को भी इस बात का एहसास हो गया था और वो इन तीन फ्लेम टोर्नेडोज को अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबराते हुए पीछे की तरफ जंप करने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ शेंग जियान सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से उससे वापस से उन फ्लेम टोर्नेडो के अंदर की तरफ खींच चुका। जिन फ्लेम टोर्नेडोज के अंदर मास्टर यीहान को काफी तकलीफ हो रही थी और वो अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि शेंग जियान फौरन उसे अपनी तरफ खींचते हुए गर्दन से पकड़ लेता है। अभी तक तो ये सब सिर्फ ट्रेलर चल रहा था, असली खेल तो शेंग जियान अभी शुरू करने वाला है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने फौरन से मास्टर यीहान के मुंह पर एक जोरदार पंच कर दिया, जिससे वो उसके कई दांत तोड़ देता है। इसके बाद शेंग जियान रुकता नहीं और एक के बाद एक उससे किक करना शुरू कर चुका, जहाँ पर वो फाइनल पंच के साथ उसे जोरदार हिट करते हुए फौरन से जमीन पर पटक देता है और हम देखते हैं कि इन अटैक्स में उसकी कई सारी हड्डियां टूट चुकी थी, मगर शेंग जियान का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हो रहा। वो रूथलेस आवाज में कहता है कि ये सब मेरे फादर के खिलाफ बगावत करने के लिए। ये कहते ही शेंग जियान फौरन से मास्टर यीहान को सर से पकड़ते हुए उसे पूरे अरीना में घसीटना शुरू कर देता है, जहाँ उससे पूरे अरीना की धूल चटवाने के बाद हम देखते हैं कि शेंग जियान ने उसे टांग से पकड़कर कभी इधर मारा कभी उधर मारा और इन अटैक्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर यीहान के नाक मुंह से खून निकल रहा था। वो तो इस वक्त हार भी मानना चाहता था, लेकिन शेंग जियान दूसरी तरफ उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। वो उसे गुस्से में पूरा खत्म करने के लिए फिर से वहाँ पर वर्मिलियन बर्ड डांस फॉर्मेशन टेक्निक क्रिएट करना शुरू कर देता है, जो फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिखाई दे रही थी। उनकी ग्रेट एल्डर भी इस फॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि आखिर शेंग जियान ये सब कैसे कर पा रहा है। इस फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा वर्मिलियन बर्ड निकलकर बाहर की तरफ आ
गया था, जिसका प्रेशर ही सिर्फ मास्टर ईहान को पीछे की तरफ धकेल देता है। बाकी के सब लोग भी अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उस वर्मिलियन बर्ड को देख रहे थे। इवन की मास्टर जू को भी एहसास हो चुका कि शेंगजियान तो इतना सारा ताकतवर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंगजियान यहाँ पर मास्टर ईहान का किस्सा खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने फ्लेमिंग टोर्नेडो को क्रिएट कर देता है। जिस फ्लेमिंग टोर्नेडो के अंदर से मास्टर ईहान बुरी तरीके से पिटता पिटाता वो यहाँ हवा में आ चुका था, जहाँ पर पहले से ही वो वर्मिलियन बर्ड अटैक उसका इंतजार कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शेंगजियान के सिर्फ एक ही ऑर्डर पर वो टेरिफाइंग वर्मिलियन बर्ड अटैक सीधे ईहान की तरफ बढ़ चला, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर ईहान चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़ दो। मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वो वर्मिलियन बर्ड अटैक सीधे जाकर यहाँ मास्टर ईहान की बॉडी के आर पार गुजर जाता है, जिसने ईहान की जान ले ली। साथ ही सर वो ब्रूटल अटैक सीधे जाकर नीचे अरीना से भी टकरा गया था, जिस टकराव की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और अरीना में होने वाली तबाही की वजह से डिब्री चारों तरफ उड़ते हुए जाने लगी। ये देखकर ग्रेट एल्डर तो खुद को और अपने दोस्तों को बचाने के लिए फिर से सामने की तरफ एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं, जिससे उन्होंने खुद को बचा लिया था। दूसरी तरफ आम लोगों की तरफ भी वो चट्टानें आने वाली थी, लेकिन हम देखते हैं कि मिस ज़ूज़ियान यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते उन लोगों को भी उन चट्टानों से बचा लेती है। जिसके बाद अरीना में चारों तरफ खामोशी हो गई। हम देखते हैं कि शेंगजियान धीरे धीरे करके शांत होने लगा। वो अपने सामने जमीन पर पड़े हुए मास्टर ईहान की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार मैं जीत गया। मगर ये सब कहते हुए अचानक से उसका सर चकराने लगा और उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे करके अंधेरा आने लगता है, जो देखकर तो ज़ूज़ियान यहाँ पर शेंगजियान का नाम लेकर फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगी और शेंगजियान बेहोश होकर फिर से नीचे की तरफ गिर जाता है। इसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर याओ टियार हुआ दिखाया गया, जिससे यहाँ पर जो कुछ भी हो वो सब कुछ मालूम हो चुका है और उसे काफी गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसका प्लान फेल कैसे हो गया। उसे शेंगजियान की जीत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो इसी गुस्से को वहाँ पर मौजूद अपनी एक गुलाम लड़की पर निकालना शुरू कर चुका, जहाँ वो अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए लगातार जोर जोर से उसे पीटता जा रहा था। मास्टर जो भी वहीं पर खड़े थे और वो यंग मास्टर टियानहुआ का ये जालिम रूप देख पा रहे थे। उसे अपनी बेटे के लिए भी अब डर का एहसास हो रहा था, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि टियानहुआ कितना ज्यादा जालिम है। मगर फिर भी वो डरते डरते यहाँ पर याओ टियानहुआ से सवाल करते हुए पूछता है कि यंग मास्टर टियानहुआ, अब बताओ कि आखिर आप आगे क्या करोगे। जिस पर टियानहुआ जवाब देते हुए कहता है कि शेंग फैमिली के लीडर की पोजीशन वापस से चेन टियानहुआ को दे दी गई है, क्योंकि उसके बेटे के पास अब स्पिरिट वेन्स आ चुके हैं और साथ ही साथ वो बैटल को भी जीत चुका। ये मेरे लिए एक अच्छी खबर नहीं। अगर मुझे शेंग फैमिली पर काबू करना है तो मुझे उसके लिए सबसे पहले शेंगजियान को रास्ते से हटाना होगा, जिसके लिए यंग मास्टर टियानहुआ मास्टर जू से कहता है कि कुछ दिनों बाद एम्प्रेस ऑफ डिवाइन वेपन किंगडम यहाँ पर आने वाली है। तब के दिन रॉयल सिटी में एक बड़ा सा जश्न होगा। मैं चाहता हूँ कि मास्टर जू तुम सबके सामने अनाउंस कर दो कि ज़ूज़ियान और मेरी उस दिन शादी होगी। ये सुनकर मास्टर जू कहता है लेकिन मेरी बेटी अभी तक इस शादी के लिए तैयार नहीं हुई, जिस पर यंग मास्टर टियानहुआ कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, वो खुद ही तैयार हो जाएगी, क्योंकि जब मैं उसकी आंखों के सामने शेंगजियान को उस दिन जान से मारूंगा तो उसे मेरे साथ शादी करनी ही होगी। उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। ये सब सुनकर तो मास्टर जू भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, जबकि दूसरी तरफ यंग मास्टर टियानहुआ जोर जोर से इविल्स की तरह हंसते हुए कह रहा था कि जल्दी शेंग फैमिली का जो कुछ भी है वो सब मेरा होगा। और ये सब कहते हुए वो सामने की तरफ जाते हुए अपने गुलाम की पीठ पर लगे हुए उसको उनको चाटते हुए यहाँ इविल्स की तरफ मुस्कुराने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से शेंग फैमिली में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर टियानहुआ अपने बेटे के लिए काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। मगर थोड़ी देर में शेंगजियान अचानक से होश में आ जाता है, जिसे देखकर तो मास्टर टियानहुआ काफी ज्यादा खुश हो गए और वो फौरन से उसके पास आते हुए कहता है कि शुक्र है शेंगजियान कि तुम होश में आ गए, तुम ठीक तो हो ना। जिस पर शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फादर ये बताए कि आखिर आपके जख्म कैसे है। जिस पर मास्टर चेन टियानहुआ जवाब देते हुए कहता है कि मेरे जख्मों की फिक्र मत करो, वो बस सिर्फ मामूली जख्म ही है। जब मैं अपनी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी को निकाल दूंगा तो मेरे जख्म जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तुम बस सिर्फ खुद पर ध्यान दो। यहाँ पर अपने फादर को इस तरह से ठीक देखकर शेंगजियान को भी अच्छा महसूस हो रहा था। तभी अचानक वहाँ पर उनकी एक सर्वेंट आ गई, क्योंकि मास्टर चेन टियानहुआ को बताती है कि आपसे कुछ मेहमान मिलने के लिए आए हुए हैं। ये सुनकर मास्टर चेन टियानहुआ यहाँ पर अपने बेटे से कहता है अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ से चलना होगा, तुम आराम करो। और ये कहती वो फौरन वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीछे तरफ शेंगजियान भी आराम से खाना खाने के लिए बैठ गया था, जहाँ उसे अपने साथी मिस बायुई भी दिखाई दे रही थी। और वो बायुई से सवाल करते हुए कहता है कि मिस बायुई मुझे कहीं पर स्यूमी क्यों नहीं दिखाई दे रही। ये कहते हुए अभी खाना खाने लगा था। तभी अचानक मिस बायुई उसे जवाब देते हुए कहती है क्योंकि मिस स्यूमी की आखिरी बच्चे की स्पिरिचुअल एनर्जी भी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई, इसलिए वो डीप स्लीप में जा चुकी है। इस स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्शन का सुनकर तो अचानक से शेंगजियान भी सरप्राइज हो गया और वह हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हुआ। जिस पर मिस बायुई शेंगजियान के पास आते हुए कहती है कि क्या तुम्हें अभी तक मालूम नहीं हुआ कि तुमने आखिर यीहान को हराया कैसे। ये सुनकर शेंगजियान अचानक से याद करता है कि जब वो बेहोश हो चुका था तब अचानक उसके सोल सी में मिस यूमी आई
थी, जिसकी उसे किस करने पर अजीब सी एनर्जी उसकी बॉडी में इंटर कर चुकी थी। अब शेंगजियान को समझ आने लगा कि इसका मतलब कि वो सारी की सारी एनर्जी मिस यूमी की थी, इसलिए वो थोड़ा सा उदास हो चुका था। साथ ही साथ वो कह रहा था कि मुझे मिस यूमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मगर ये सब सोचते अचानक से वो खड़ा होकर मिस बायुई से कहता है कि मैं मिस यूमी की मदद करना चाहता हूँ, बताओ क्या आखिर मैं यूमी की मदद करने के लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर बायुई जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस यूमी ने अपनी एनर्जी को तुम्हारे लिए एग्जॉस्ट क्यों किया होगा? क्योंकि वो तुम्हें जिंदा देखना चाहती थी। अगर तुम सच में उसकी मदद करना चाहते हो तो बेहतर ये होगा कि तुम अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग करते हुए सारा के सारा ध्यान अपनी ट्रेनिंग पर लगाओ। इस तरीके से हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे उसे वापस लाने का। ये सुनकर तो शेंगजियान ट्रेनिंग करने के लिए पूरी तरीके से मोटिवेटेड हो चुका था। जहाँ इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को जंगल का दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही थी। मगर हम देखते हैं कि शेंगजियान अभी भी लगातार ट्रेनिंग कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पहले अपने वर्मिलियन बर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर फ्लेम एट्रीब्यूशन पावर थी, और साथ ही साथ वो सेकेंडली अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर्स को भी एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर वुड एलिमेंटल पावर थी, और वो अपनी इन दोनों डुअल एट्रीब्यूशन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रख रहा था। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि एक लाइटनिंग थंडर यह शेंगजियान की बॉडी पर गिरने वाला था, जिससे बचने के लिए शेंगजियान ने फौरन से अपने अज़ूर ड्रैगन की शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था, और वो इस अटैक को झेल लेता है। साथ ही साथ वो जंप करते हुए पीछे की तरफ भी आ गया। मगर साथ ही साथ यहाँ शेंगजियान ने महसूस किया कि उसके अज़ूर ड्रैगन की पावर्स के अंदर लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर भी है, पर फिलहाल शेंगजियान उसे एक्टिवेट नहीं कर सकता था। इसलिए शेंगजियान यहाँ आसमान में मौजूद बिजली को कड़कता हुआ देखकर मिस बायुई से सवाल करते हुए पूछता है कि मिस बायुई, क्या मैं इन थंडर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर्स के अंदर लाइटनिंग एट्रीब्यूशन को अवेकन कर सकता हूँ? जिस पर मिस बायुई जवाब देते हुए कहती है कि हाँ कर तो सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारे मरने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। अगर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता तो कोशिश करके देख सकते हो। पर यहाँ ये सब सुनकर भी शेंगजियान तो उल्टा खुश हो गया, और वो खुश होते हुए कहता है कि ग्रेट, अब मजा आएगा। ये कहते ही शेंगजियान ने फौरन से अपने अज़ूर ड्रैगन को वहाँ पर सवार कर लिया था, जिसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसमान में मौजूद लाइटनिंग के साथ खुद को टकराने की कोशिश करता है, ताकि वो उस लाइटनिंग एनर्जी को अपने अज़ूर ड्रैगन के अंदर एब्सॉर्ब कर सके। पर शुरू में जब शेंगजियान का अज़ूर ड्रैगन यहाँ हवा में आया तो हम देखते हैं कि वो लाइटनिंग थंडर अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जो कि अज़ूर ड्रैगन को हिट करके पीछे की तरफ गिरा देता है। इवन कि शेंगजियान को भी इसकी वजह से इंटरनल इंजरीज हुई, मगर शेंगजियान कभी भी हार नहीं मानता, यही तो उसकी खासियत है। इसलिए हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से खड़ा हो गया, जहाँ इस बार वो पहले से भी ब्रूटल तरीका अपनाता है। इस बार उसने अपने अज़ूर ड्रैगन को सामने की तरफ भेजने के बजाय खुद आगे की तरफ बढ़ चला, जबकि उसका अज़ूर ड्रैगन उसके पीछे पीछे था। और हम देखते हैं कि शेंगजियान ने वो लाइटनिंग थंडर अटैक अपनी ही बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बेशक शेंगजियान को काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी, और वो इस तकलीफ की वजह से हर बार तगड़ा कर नीचे की तरफ भी आ गिरता था। लेकिन हम देखते हैं कि वो रुकता नहीं और बार बार खड़ा होकर लगातार प्रैक्टिस करता रहा। मिस बायुई भी यहाँ पर शेंगजियान के ये ताकतवर होने का जुनून देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़का इतना भी ज्यादा जिद्दी हो सकता है। हम देखते हैं कि शेंगजियान एक बार फिर से नीचे की तरफ आ गिरा था, और इससे पहले कि वो दोबारा से खड़ा हो पाता तभी अचानक मिस बायुई उसके पास से आते हुए कहती है कि अभी तक तुम पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें खुद को इतना ज्यादा पुश करना चाहिए। जिस पर शेंगजियान धीरे धीरे से खड़ा होते हुए कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। याओ टियानहुआ ने जू फैमिली को हथियाने के लिए मिस जू जियान का रिश्ता मांग लिया, क्योंकि शेंग फैमिली पर काबू करने के लिए उन्होंने हाउ हाई को वो डिमोनिक आर्टिफैक्ट दिया था। मुझे लगता है कि याओ फैमिली कुछ बहुत ही बड़ी साजिश रच रही है। ऐसा लगता है कि याओ फैमिली सारी की सारी फैमिलीज को निकलना चाहती है ताकि वो खुद को ताकतवर कर सके, इसलिए याओ टियानहुआ रुकेगा नहीं। वो जल्दी मेरी शन फैमिली पर दोबारा हमला करने के लिए वापस आएगा, और तब तक मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को ताकतवर कर लूँ, इसलिए चाहे जैसे मर्जी मुश्किल आए मैं आराम नहीं कर सकता। जो सब सुनकर मिस बायुई यहाँ शेंगजियान को जवाब देते हुए कहती है कि बेशक तुम्हारी कल्टीवेशन पहले से इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर बड़ी फैमिलीज के बीच कोई जंग छिड़ती है तो मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले उनको रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये सब सुनकर अचानक से शेंगजियान काफी ज्यादा उदास हो चुका था। मिस बायुई उसका उतरा हुआ मुंह देखकर सवाल करते हुए पूछती है कि मुझे लगता है कि कुछ और भी है जो कि तुम अपने दिल में छुपा रहे हो। वो बात तुम्हें इन सब बातों से भी ज्यादा परेशान कर रही है। इस पर शेंगजियान सच्चाई बताते हुए कहता है कि पता नहीं कैसे, लेकिन मिस जू जियान अचानक से गायब हो चुकी है, उसका कोई अता पता नहीं। मैंने कल के दिन उसका पता लगाने के लिए उसे लेटर भी भिजवाया था, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई भी जवाब जू फैमिली से नहीं आया। ये सब सुनकर मिस बायुई जवाब देते हुए कहती है कि अगर इसी तरह से तुम उस लड़की के बारे में सोचते हुए डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। तुम किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा पाओगे और इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाओगे कि बेड पर लेटे रहोगे। फिर ना तुम जू जियान के लिए कुछ कर पाओगे ना अपनी फैमिली के लिए। ये सब सुनकर शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि थैंक यू मिस बायुई, मैं आपकी बात को समझ गया और मैं इसका ध्यान रखूंगा। दूसरी तरफ मिस बायुई उसकी ये बातें सुनने के बावजूद भी कोल्ड बनते हुए कहती है कि यूमी की स्पिरिचुअल एनर्जी को जाया मत होने देना, और ये कहते हुए मिस बायुई वहाँ
से चली जाती है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि शेंगजियान ने एक बार फिर से अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर्स के साथ मिलकर यहाँ उन थंडर से टकराना शुरू कर दिया था, जहाँ बेशक वो बार बार नाकाम होता रहा, मगर इन थंडर से टकराने की वजह से उसकी फिजिकल बॉडी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। इसी तरह करते करते पूरी रात गुजर जाती है। अब हम लोगों को नेक्स्ट डे उसी जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब तक तो बारिश भी थम चुकी थी, मगर शेंगजियान उदास होते हुए कह रहा था कि कितनी अफसोस की बात है, इतनी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी मैं अपने अज़ूर ड्रैगन की लाइटनिंग पावर को अवेकन नहीं कर पाया। ये सब सोचते हुए शेंगजियान वहीं पर पास में मौजूद एक तालाब के पास आते हुए अपनी मुंह हाथ को धोने लगा था। तभी अचानक हमें देखने को मिलता है कि उसी तालाब में तो मिस बायुई भी नहा रही थी, और वो अचानक ही पानी से निकलते हुए बाहर की तरफ आ जाती है, जहाँ पर उसके बदन पर कोई भी कपड़े नहीं थे। शेंगजियान भी अचानक से मिस बायुई को अपने सामने बिना कपड़ों के देखकर काफी सारा शौक हो गया था, और उसे लग रहा था कि मैंने मिस बायुई को चूंकि कपड़ों के बगैर देख लिया, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस बायुई पलटकर धीरे धीरे से शेंगजियान की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ शेंगजियान फुर्सत से अपनी आंखें नीचे की तरफ करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं देखा। मिस बायुई तो उससे कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, और वो अपने कपड़े पहनते हुए धीरे धीरे से आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, जहाँ पर शेंगजियान कह रहा था कि सच में मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ पर नहा रही है, नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं आता। जिस पर मिस बायुई कहती है कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुमने पहली बार किसी लड़की को बिना कपड़ों के देखा है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी लवर ज़ूज़ियान के साथ कई बार मिलकर नहाए होंगे। जिस पर शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बेशक हम दोनों की मंगनी हो चुकी है, लेकिन अभी तक हम दोनों का रिश्ता पवित्र है, हम दोनों ने एक दूसरे की बॉडी को टच नहीं किया। ये सुनकर तो मिस बायुई जवाब देते हुए कहती है कि तुम मॉर्टल्स कितने ज्यादा बोरिंग होते हो। उसके मुझ से ये बात तो सुनकर शेंगजियान भी सरप्राइज हो गया था, और वो सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस बायुई जो कि धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ रही थी, अचानक से अपनी जगह पर रुक गई। ये देखकर शेंगजियान उससे सवाल करते हुए कहता है कि मिस बायुई क्यों, क्या हुआ, क्या कोई गड़बड़ है। जिस पर मिस बायुई शेंगजियान को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुमसे कुछ मेहमान मिलने के लिए आए हैं। ये कहते ही सीन शिफ्ट कर दूसरी तरफ यहाँ 3 असैसिन्स पर आ जाता है, जो कि शेंगजियान को मारने के लिए उसी जंगल में आ चुके थे, और वो शेंगजियान की उस लोकेशन पर पहुंचते हुए कहते हैं कि आखिर वो अचानक से कहाँ पर गायब हो चुका। कुछ देर पहले तो वो यहीं पर था, तभी अचानक हम देखते हैं कि शेंगजियान भी मेहमानों को वेलकम करने के लिए वहाँ पर आते हुए कहता है कि कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ढूंढ रहे। यहाँ शेंगजियान बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था, जो देखकर एक असैसिन तेजी के साथ जंप करते हुए शेंगजियान पर अपनी तलवार से हमला करना चाहता था, मगर हम देखते हैं कि शेंगजियान ने सिर्फ एक ही थप्पड़ में उसे हिट करते हुए फौरन से जमीन पर सुला दिया। ये देखकर बाकी के 2 असैसिन्स भी पूरी तरीके से चौकन्ना हो गए थे, और वो दोनों एक साथ मिलकर शेंगजियान पर हमला करते हुए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर शेंगजियान ने एक की तलवार को अपने हाथ से पकड़ लिया था, और वो दूसरे को पेट में एक जोरदार किक करके पीछे की तरफ दरख्त पर दे मारता है। इसके बाद उसने पहले वाले को भी हाथ से पकड़कर जोर से घुमाते हुए यहाँ उसी दरख्त वाले वॉरियर पर दे मारा, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पहला वाला असैसिन खड़ा होकर अपनी तलवार से आगे की तरफ बढ़ते हुए अब शेंगजियान पर गुस्से के साथ अटैक्स करने की कोशिश करता है, मगर शेंगजियान ने तो उसी के साथी को उसके सामने लाकर उसी की तलवार से हिट करवा दिया। ये देखकर तो वो असैसिन और भी जरा गुस्सा हो चुका था, वो अब शेंगजियान को किसी भी कीमत पर मारना चाहता था, और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि अब तुम मेरी तलवार से नहीं बचोगे। ये कहते हुए जब वो अपनी तलवार से शेंगजियान के हाथ पर हमला करने की कोशिश करता है, तो हम देखते हैं कि उसके हाथ में तो फ्लेम एनर्जी थी, जो कि उस तलवार को पूरी तरीके से पिघला देती है। शेंगजियान के लिए इन 3 नमूनों को संभालना तो जरा से भी मुश्किल काम नहीं था। वो यहाँ पर उस आदमी को गर्दन से पकड़ते हुए कहता है कि बताओ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने बेचा है। इससे पहले कि वो असैसिन कुछ भी कह पाता, तभी अचानक पीछे से हमें यहाँ पर यंग मास्टर यानहुआ की आवाज सुनाई देती है, जो कि गुस्सा होते हुए कह रहा था कि कितनी बुरी बात है, ये तीनों नकारा वॉरियर सिर्फ एक कचरे के डब्बे को भी नहीं हरा पाए। ये कहते हुए वो फौरन से एक तीर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उसे असैसिन को मारने की कोशिश करता है, जिससे हम देखते हैं कि शेंगजियान ने बचाकर फौरन से उस तीर को तोड़ दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे असैसिन चारों तरफ से शेंगजियान को घेर चुके थे, साथ ही साथ यंग मास्टर यानहुआ भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके हाथ में क्रॉसबो भी मौजूद था, और वो शेंगजियान की तरफ देखते हुए कह रहा था कि शेंगजियान, कहना पड़ेगा कि सिर्फ कुछ ही दिन में तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। लगता है कि पिछले कुछ दिनों से तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो, इसी वजह से तो तुम शेन यीहान को हरा पाए। अब तो तुम्हारा नाम भी मेरी तरह रॉयल सिटी में काफी तेजी के साथ फेमस हो रहा है। वो जब ये सब कह रहा था, हम देखते हैं कि वो नीचे गिरे हुए असैसिन खड़ा होकर यहाँ से भागने की कोशिश करने वाला था, मगर हम देखते हैं कि यानहुआ ने अपने ही वॉरियर को पकड़कर उसका गला काट दिया। दूसरी तरफ शेंगजियान उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर कहता है कि तुम तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हो। वैसे मैंने भी तुम्हारे बारे में कुछ तारीफें सुनी थी कि तुम कैसे अपने लोगों को बुरी तरीके से ट्रीट करते हो, आज मैंने देख भी लिया। ये सुनकर तो यंग मास्टर यानहुआ मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो बस सिर्फ मामूली नौकर है, इनकी जिंदगी मेरे लिए जरा सी भी इम्पोर्टेंट नहीं, बिल्कुल ज़ूज़ियान की तरह। ये सुनकर तो शेंगजियान को भी गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंग मास्टर यानहुआ कहता है कि वैसे ज़ूज़ियान के नाम से याद आया, पता नहीं तुम्हें अब तक खबर मिली है या नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी ज़ूज़ियान के साथ शादी होने वाली है। ये सुनकर तो शेंगजियान सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये तुम क्या
बकवास कर रही हो। जिस पर तो यंग मास्टर टियान हुआ जोर जोर से इविल्स की तरह हंसने लगा और वो हंसते हुए कहता है कि इसका मतलब कि तुम्हें नहीं मालूम था। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मास्टर जू ने पहले ही अपनी बेटी का रिश्ता मेरे हाथों में दे दिया है, यानी कि अब से जू जियान सिर्फ मेरी है। जिस पर शेंग जियान गुस्सा होते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, वो कभी भी तुमसे शादी करने के लिए एग्री नहीं होगी। जिस पर यंग मास्टर टियान हुआ कहता है कि अब ये उसकी मर्जी नहीं है, चाहे वो एग्री हो या नहीं, अब वो मेरी हो चुकी है और मैं उसके साथ खेलने से बाज नहीं आऊंगा। ये सुनकर तो शेंग जियान गुस्सा होते हुए फुरस से अपनी तलवार लेकर तीसी के साथ यह टियान हुआ की गर्दन पर अपनी तलवार को रख देता है। सती सर वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि अगर तुमने जू जियान का एक बाल भी बाका किया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ दूंगा कि तुम मौत के लिए मुझसे भीख मांगोगे। जिस पर यंग मास्टर टियान हुआ शेंग जियान से कहता है कि अरे रुक जाओ, तुम तो इतनी जल्दी गुस्सा हो रहे हो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। कुछ दिनों बाद हमारे बीच एक कंपटीशन होगा, अगर तुम उस कॉन्टेस्ट को मुझसे जीत जाते हो तो मैं जू जियान को कुछ नहीं करूंगा और वो तुम्हारी हो जाएगी। इस पर शेंग जियान गुस्सा होते हुए अपनी तलवार को फेंकते हुए कहता है कि जू जियान कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो तुम उससे शर्त के तौर पर इस्तेमाल करो, मैं उसे तुम्हारे साथ शर्त के तौर पर नहीं लगाना चाहता, तुम्हें इसका कोई हक नहीं, लेकिन हाँ मैं तुमसे ये बैटल जरूर लड़ूंगा ताकि तुम कभी भी जिंदगी भर जू जियान को परेशान ना कर सको। अब चूंकि शेंग जियान ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए टियान हुआ वहाँ से जाते हुए हंसते हुए कहता है कि 3 दिन बाद हमारे बीच बैटल होगी और मैं तुम्हें सबके सामने घुटनों पर ले आऊंगा, उसके बाद तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं 3 दिन बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे निराश मत करना। और ये कहते हुए यंग मास्टर टियान हुआ वहाँ से चला जाता है, जबकि शेंग जियान को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिस जू जियान पर आ गया, जो कि अपने फादर और अपने जू फैमिली के कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर यहाँ हेवनली डिवाइन वेपन किंगडम की एम्प्रेस का इंतजार कर रहे थे। तभी मिस जू जियान को सब कुछ मालूम हो गया कि कैसे यंग मास्टर टियान हुआ ने शेंग जियान को 3 दिन बाद फाइट के लिए चैलेंज किया है और वो मुझसे शादी भी करना चाहता है। ये सब सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि टियान हुआ शेंग जियान को नुकसान पहुंचाना चाहेगा। वो अपने फादर से कहती है कि आप ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे, आपको क्या लगता है कि याओ फैमिली हमारी जू फैमिली को बख्श देगी? तो ऐसा नहीं होने वाला। शेंग फैमिली से निपटने के बाद याओ फैमिली हमारी जू फैमिली को भी नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे शेंग जियान के पास जाना है। और ये कहती जू जियान वहाँ से जाने लगी थी, मगर तभी अचानक उसके फादर के ऑर्डर पर जू फैमिली के मेंबर उसका रास्ता रोक लेते हैं, क्योंकि उससे वहाँ से जाने से रोकना चाहते थे। ये देखकर मिस जू जियान ने भी फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ फ्लाइंग स्वॉर्ड्स वहाँ पर समन कर लिए, जिनका इस्तेमाल करते हुए अकेले सारे के सारे मेंबर्स के साथ फाइट कर रही थी। तभी अचानक वहाँ पर हेवनली डिवाइन वेपन किंगडम की एम्प्रेस आ जाती है, जिसका नाम था मिस लियू मिंग, जो कि धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हुए यहाँ पर मिस जू जियान की तलवारों को पकड़ते हुए कह रही थी कि इतनी छोटी उम्र में तुमने स्पिरिचुअल वेपन्स को इस्तेमाल करना इतने अच्छे से मास्टर कर लिया है, तुम वाकई में मेरी डिसाइपल बनने की काबिल हो। मिस लियू मिंग को तो यहाँ पर देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग फौरन से मिस लियू मिंग को ग्रीट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी थी। जिस सीन के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।